चलिए, तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश का इतिहास। लास्ट हमने निमाड़ का इतिहास देखा, उसके आगे का सेक्शन आप देखने का प्रयास करिए। द वेरी फर्स्ट वन, मैं कह चुका हूं कि आपको कोई एक जगह पूरी सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। आपको निमाड़ का इतिहास अलग पढ़ना पड़ेगा, मालवा अलग पढ़ना पड़ेगा, बुंदेलखंड अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बघेलखंड का इतिहास अलग आएगा। ऐसे पढ़ने का प्रयास करिए। मालवा, जिसे मालवा कहा जाता है वो ये क्षेत्र है। जिसे मालवा कहा जाता है वह यह वाला क्षेत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक आकृति इत्यादि के संदर्भ में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है 3,8,245 वर्ग किलोमीटर। बेसिक ये जो डेटा है ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। कहने का आशय ये है कि हाँ, ये बहुत अच्छे से आपको बनता है, इन चीजों को लेकर आपको डाउट नहीं है। और ये वही डेटा है जो आप नॉर्मली सामान्य से कोई भी गाइड वगैरह उठा करके आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको लगभग मिल ही जाता है। ये वही डेटा, तो इन चीजों को लेकर कोई भारी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने स्तर पर इन्हें ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर जितना तैयार कर सकते हैं आपको उसे तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये तैयार रहेगा तब तो आपको आगे की या नेक्स्ट लेवल की बातें कोई बताई जा सकती हैं ना। चलिए, तो मालवा का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ मालवा। मालवा मध्य प्रदेश के जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें कितना 28% एरिया हमको देखने को मिलता है कि हाँ 28% एरिया इसका लगभग आता है। तो सबसे बड़ी भू आकृति करके कहलाती ये क्षेत्र है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र है जिसे आपने रेगुर मिट्टी करके भी कहा हुआ है, इन पर प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, थोड़ी सा स्पीड में पढ़ने का प्रयास करेंगे अपन। रीजन ये है कि आपके एग्जाम को कम समय बचा हुआ है, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रैस्प करने का अपन प्रयास करें साहब जी। द नेक्स्ट वन, मालवा के कुछ खास शहर, इनमें सबसे खास कहलाता उज्जैन। उज्जैन जिसे हम अवंती इत्यादि नामों से भी जानते हैं, तो इनको थोड़ी सा अपन देख लेंगे। पौराणिक काल में आपको बताया हुआ है कि मालवा में हमको कई क्षेत्र मिले, यहाँ पर कई घटनाएं कथानक इत्यादि देखने को मिलते हैं। चाहे कालकाचार्य की घटना हो जो पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, रामायण काल, महाभारत काल इत्यादि में भी हमको इनके बारे में उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक काल, विशेषकर ताम्र पाषाण संस्कृति, उसके भी कई प्लेसेस हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं साहब जी। अब हम उसके आगे बात करते हैं, उसके भी आगे के जो सेक्शन होने वाले हैं हम उन पर बात करते हैं जहां से हमको बहुत क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलता है। द वेरी फर्स्ट वन इज 16 महाजनपद का दौर। 16 महाजनपद का काल। पिछली बार हम क्लियर कर चुके हैं 16 में से कितने महाजनपद मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे साहब, तो 4 आते थे। ठीक, कौन कौन से 4 आते थे? वेरी फर्स्ट वन इज अवंती। अवंती जनपद का नाम था। क्लियर, इसकी 2 राजधानी हमको देखने को मिलती है। इसको 2 हिस्सों में बांटा था, एक था उत्तरी हिस्सा, उत्तरी वाले की राजधानी क्या थी, दैट इज उज्जैनी करके हम देखेंगे। जबकि इसी में दक्षिणी वाला जो हिस्सा था जो कि नर्मदा घाटी के अंतर्गत आता है, नर्मदा क्षेत्र को आप इस रूप में जानते हैं। यहाँ पर, यहाँ महिष्मती के नाम से हम इस प्लेस को देखेंगे। ठीक, महेश्वर, ओंकारेश्वर, उसके आसपास का पूरा एरिया। 16 महाजनपद काल में यहाँ का सबसे फेमस जो हमको शासक मिलता है उसका नाम था प्रद्योत। प्रद्योत प्रद्योत करके बोलते थे, बट वो प्रद्योत करके था। बहुत क्रोधित भी होता था, यही वजह आप उसको चंड प्रद्योत इत्यादि नामों से भी वर्णित किया हुआ है। इनका रिलेशन होने वाला कहीं ना कहीं संबंध या इनका कनेक्टिविटी मगध के तत्कालीन जो इनके समकालीन राजा थे, वो कहा जाता है बिंबिसार, उनके साथ में। दोनों समकालीन है। 16 महाजनपद का काल है, काल आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर है। 16 महाजनपद का मतलब ही होता है 600 बीसी समथिंग की बात हो रही है। एक और मगध का उत्कर्ष भी हो रहा है, दूसरी ओर इसका भी उत्कर्ष हो रहा है। साथ ही साथ इस दौर में भारतीय इतिहास में आप देखते हैं कि 6ठी शताब्दी तक हो गया, 6th सेंचुरी बीसी वाला जो धार्मिक सुधार आंदोलन है वह भी चल रहा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम प्रबोधन या पुनर्जागरण करके भी कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन ये भी चल रहा है, इसका मतलब है कि एक धार्मिक विचारधारा भी चल रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी भारत में तैयार हो रहा है। इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रखें। प्रद्योत ऑब्वियसली इनके साथ में शुरुआत में इनके उतने अच्छे संबंध नहीं होने वाले हैं।
कटुता होने वाली है दोनों के मध्य में, रीजन कॉम्पिटिटर इत्यादि वगैरह वाली बातें। लेकिन बाद में संबंधों में सुधार होता है, हम देखते हैं। एक बार जो प्रद्योत थे वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार जब पड़ जाते हैं तो पॉइंट स्पेसिफाइड करके कौन सी बीमारी हो जाती है इनको साथ, इनको पीलिया करके कोई रोग हो जाता है, पीलिया रोग, पांडु रोग इत्यादि करके आपको नाम मिलता है। तो स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा, तब इनसे सहायता मांगी जाती है। तब ये अपने राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, उसे भेजते हैं यहाँ पर। जीवक आते हैं, इनका इलाज करते ही ठीक हो जाते हैं। तो अपने आप में एक मेडिकल जो एविडेंस हमको देखने को मिलता है, बहुत ही पुराना एविडेंस यहाँ पर हमको ऐतिहासिक काल में देखने को मिल जाता है। हालांकि इससे भी पहले का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। इवन मानव जो खोपड़ी है उसकी सर्जरी करने का भी साक्ष्य हमको मिलता है। बट इस काल की हम बता रहे हैं आपको कि हाँ, ऐसा ऐसा हमको साक्ष्य मिलता है। जीवक, जीवक इसका मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित हो गया। कीवर्ड मैंने आपको क्या बताया कि हर वह घटना जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हो गया, वो चाहे इंडियन हिस्ट्री की हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री की हो, अगर मध्य प्रदेश से संबंधित वह किरदार है, वह पर्सनैलिटी है, वह व्यक्तित्व है, वह घटना है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट होगा उसको उठाकर पूछ लेता है। तो इनको थोड़ी सा डेप्थ में तैयार कर लिया करो, ठीक। जीवक, जीवक की माता जी जो कि एक नगर वधु थी, उनका नाम पूछता आपसे गए थे, कलावती। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा आपसे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर हो रहा है, साथ ही साथ धार्मिक आंदोलन भी चल रहा है, पुनर्जागरण इत्यादि। यह दौर कहलाता है बौद्ध और जैन धर्म का। चल तो रहे थे, 6 प्रमुख आंदोलन है, थे तो 350 से भी ज्यादा, हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस समय यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था। इस धार्मिक आंदोलन का मध्य प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धर्म सुधार जो आंदोलन चल रहा था, उसमें कई संप्रदाय वर्क कर रहे थे, बौद्ध, जैन, आजीवक इत्यादि वगैरह। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है साहब, ठीक, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये पॉइंट पूछता है। तो इनके धार्मिक ग्रंथ तो हैं ही हैं, ठीक। इसी समय स्ट्रक्चर क्या चल रहा, 16 महाजनपद। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इन 16 महाजनपदों के बारे में सबसे बिगिनिंग में आपको किन हिस्टोरिकल बुक्स से जानकारी मिलती है, ठीक। तो महाजनपद फॉर एम, और बुक्स का नाम है ABA, दैट MBA, वहां से महाजनपद हो जाएगा। इसके बारे में बी फॉर भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ध्यान देने वाली बात है, जैन धर्म का है ये। ए फॉर होता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय यह बौद्ध धर्म का है। इनसे हमें जानकारी मिलती है, इन बातों को समझो। थोड़ी सा यदि फास्ट हो जाए तो स्लो करके देख लीजिएगा वीडियो, मैं भी प्रयास करूंगा कि ज्यादा फास्ट तथ्यों को नहीं बताऊं, धीमे धीमे ही बताऊं ताकि आप नोट डाउन कर सकें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी क्या ध्यान रखोगे, दैट इज MBA। एम फॉर क्या है, महाजनपद। बी से क्या हो जाने वाला, भगवती सूत्र, किस धर्म से संबंधित, जैन धर्म। ए से क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय, किस धर्म से संबंधित, दैट इज बौद्ध धर्म से संबंधित होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन चला, बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रसार होने वाला है। महात्मा बुद्ध के जीवन काल के दौरान में यदि हम देखें तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म, बिगिनिंग में वो ऐसे रहेगा छोटा एरिया, लेकिन उसका प्रसार फिर पूरी दुनिया में होगा। तो कभी भी इन डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। बताने का आशा यह है कि महात्मा बुद्ध खुद अपने जीवन काल में कभी भी गंगा नदी को पार करके इस पार के क्षेत्र में नहीं आए हैं, यदि आप इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो। क्लियर, यही वजह है कि उनके जीवन से संबंधित जो प्लेसेस होते हैं, एग्जामिनर कहता है कि साहब महात्मा बुद्ध के बारे में जीवन से संबंधित जो प्लेसेस है कौन कौन से हैं, या फिर क्वेश्चन इसका उल्टा होता है कि इन 4 में से कौन सा एक प्लेस है जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। महात्मा बुद्ध को सिंपल से वे में ध्यान रखना, BLK। उसी तरह जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो कहलाते हैं उनको ध्यान रखना, MVP। इन पर हम बात करेंगे डिटेल में, जब बुद्ध पढ़ेंगे, जब जैन धर्म पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। बट अभी शॉर्ट में यहाँ बेसिक फैक्ट्स वगैरह में आप गलती ना करें। बी फॉर होता है बुद्ध, L फॉर लुम्बिनी, क्लियर, यानी जन्म कहाँ हुआ था यहाँ पर। K फॉर होने वाला कुशीनारा, अर्थात निधन की बात कहाँ हो गई, कुशीनारा।
दैट इज BLK, बौद्ध धर्म। BLK, तो महात्मा बुद्ध, L फॉर लुम्बिनी, A फॉर कुशीनारा, यार ध्यान रखना 563 BC यहाँ पर जन्म माना जाता है। उनके जीवन से संबंधित 4-5 घटनाओं को, जिनको खास एक टाइटल के नाम से जाना जाता है, उनको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, कि कब उन्होंने ग्रह त्यागा, वहां से वो कहाँ गए, पहले गुरुजी कौन मिले, अलार कलाम मिले, ठीक, कहां पर तपस्या करी, तपस्या की तो कौन सी नदी के किनारे आपने तपस्या की, ठीक, पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, उनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। कितने दिनों में हुई साहब जी, 8 दिनों की तपस्या के पश्चात हुई साहब, पूछ लेता है आपसे। घर से निकलना, उस घटना को एक अलग नाम से जाना जाता है। पहला उन्होंने जो प्रवचन दिया, उस घटना को एक अलग नाम से जाना जाता है। इस बात सुनना, महाभिनिष्क्रमण, क्लियर। जबकि पहला प्रवचन अपन ने देखा तो बोले साहब हमने अपना काम चेंज कर दिया, पहले हम राजे रजवाड़े थे, राजकुमार थे, लेकिन अब हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, एक शिक्षक हैं महात्मा बुद्ध साहब जी, वो ध्यान रखना। सॉरी। पहला उपदेश उनका सबसे खास, महात्मा बुद्ध इतिहास में एक टीचर के रूप में जाने जाते हैं, एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, श्रेष्ठतम शिक्षक के रूप में, जिन्होंने दुनिया का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने, उस शिक्षक ने, उस महानतम शिक्षक ने जो अपना पहला उपदेश दिया, तो सारनाथ, उपदेश मिला, ज्ञान मिला, तो जीवन का चक्र तीव्र गति चलने लगा। तो सारनाथ में ही हम देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये प्लेसेस होते हैं, जन्म स्थान, निधन स्थान इत्यादि वगैरह। वर्षावास कहाँ बिताए, वैशाली, कहाँ पर कौन सा उनको विहार इत्यादि वगैरह दान में मिला, पूछ लेता है। थोड़ी सा एक बेसिक आप वो प्रिपेयर रखिए। अब उसमें देखिए क्वेश्चन यहां से ऐड करके जो आया हुआ है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन ये आता है बार बार कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल से, यानी जब वो जीवित थे, उस काल से संबंधित कौन सा प्लेस नहीं है। इसमें जानबूझ के क्या करते हैं कि ये 3-4 प्लेस तो ये देते हैं, और अवंती वाला यानी उज्जैन वाला प्लेस दे दिया जाता है। उज्जैन नो डाउट बौद्ध धर्म का एक खास केंद्र था, लेकिन वो महात्मा बुद्ध के जीवन के पश्चात में था। अर्थात इस केंद्र के रूप में वह विकसित होगा उनके निधन के पश्चात। क्लियर। तो उसका आंसर कभी क्या होता है कि उज्जैन। रीजन, ये वाले संबंधित हैं उनके जीवन काल से, जहां वो प्रत्यक्ष तौर पर खुद गए थे। ये वाला वो प्लेस है जहां पर वो कभी भी नहीं आया, उसके बावजूद भी यह बौद्ध धर्म के रूप में फला फूला, ऐसा करके ध्यान रखना। ठीक, किसके काल की बात है, 16 महाजनपद के दौर की बात हम देखते हैं। प्रद्योत की काल की घटना हम यह देख लेने वाले हैं। क्या खास घटना है इसमें, मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, कहीं हर्ष के बारे में पूछा जाता है साहब, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा प्रद्योत, जो कि बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाएगा, ठीक, पूछेगा कि प्रद्योत के गुरुजी कौन थे, या किस बौद्ध पुरोहित ने, किस बौद्ध धर्माचार्य ने, गुरुजी ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक, तो ये पैटर्न रहा है, टाइप रहा है, तो उस टाइप के अकॉर्डिंग तैयार करिए। महाकच्चायन, इन्हीं का एक और नाम महाकक्कन करके भी मिलता है, लिखवा चुके हैं आपको। इन्होंने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इनके प्रभाव से आपने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा यहां पर और भी कुछ बौद्ध धर्माचार्यों के नाम हमको देखने को मिलते हैं। सोन, अभय कुमार, धम्मपाल,
तो इनको थोड़ी सा ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि हाँ, बौद्ध धर्म की बिगिनिंग वहां से, लेकिन उसका प्रचार प्रसार दुनिया जमाने में भी जो होने वाला है तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है। तो ये बौद्ध काल या 16 महाजनपद का काल था। अवंती प्रद्योत के दौर में हम देखते हैं बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में उभर कर आता है। प्रारंभिक स्तूप वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अवंती यानी उज्जैन में भी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्तूप मिलते हैं, भग्नावशेष उनके मिलते हैं। आप उसको मना नहीं कर सकते, ये नहीं है ही नहीं। बच्चे क्या बार बार रट्टा मारते बोले नहीं सब सांची में है, सांची में तो 3 है, सांची के आसपास के एरिया में और 10-20 है, परंतु उज्जैन में भी मिल गए हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना। तो ये थोड़ी सा डिजाइन का डेटा होता है। आगे बढ़ जाते हैं। इनके पश्चात में जो अगला पॉइंट आता है कि इनके जो बच्चे थे उनको ध्यान रखना। ठीक, तो चंड प्रद्योत के 2 पुत्र और 1 पुत्री के बारे में ध्यान रखना। पालक एंड गोपाला के पुत्र होते हैं। जबकि पुत्री का नाम होता है वासवदत्ता। पालक गोपालक, इनके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध होता बाद में हम देखेंगे साहब। फाइनली जो गोपालक होने वाला है वह जीत जाएगा और सिंहासन पर नियंत्रण करेगा। कई युद्ध करता है, उदयन उदयन से युद्ध होने वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल युद्ध वॉर इत्यादि वगैरह आपको कम आता है, एंशिएंट हिस्ट्री में कल्चरल पार्ट ज्यादा आता है। इन बात को ध्यान रखना, उसको प्रिपेयर रखना। आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें अगला पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी पुत्री का नाम क्या बताया आपको? वासवदत्ता। वासवदत्ता, इनकी एक बहुत ही फेमस प्रणय कथा है, प्रेम कथा है। ठीक, जिसके बारे में हमको एक बहुत ही फेमस पुस्तक से जानकारी मिलती है। उसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता, रिटन बाय भास। गुप्त काल की विभूति के रूप में हम भास को पढ़ते हैं। यानी बाद के काल में, यानी 600 बीसी वाली ये जो घटना चल रही, 600-500 बीसी वाली, इसके भी 800-900 वर्षों के पश्चात में उनके द्वारा ये किताब लिखी गई। इसमें चीज के बारे में बताया कि हाँ, इनका ऐसा ऐसा मामला था साहब। मध्य प्रदेश की है, बहुत ही खास लिटरेचर का ग्रंथ कहलाता। पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आ चुका है कि स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, या भास ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी। एक पैटर्न कहलाता है लेफ्ट टू राइट पूछना कि स्वप्न वासवदत्ता किसने लिखी है, जबकि दूसरा पैटर्न कहलाता है यहाँ से यहाँ पूछना, भास ने कौन सी किताब लिखी है। तो कुछ इस तरह से करके होता है। दोनों वे में तैयार रखने का प्रयास किया। आगे बढ़ जाते हैं। इसका अगला जो सेक्शन जहां पर कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि साहब इनकी ये जो प्रणय कथा है, ठीक, वो किस राजा के साथ में थी, यह प्रणय कथा करके अपन देखेंगे। उसका नाम है उदयन। क्या नाम है? उदयन। ये नाम भारी कंफ्यूज करता है बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन होता है। बोले सर कितने उदयन है? तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कहाँ का शासक था, कहाँ का राजा था। 4 ऑप्शन, उसी जमाने के पाटलिपुत्र, मगध इत्यादि वगैरह, कौशल, वत्स, चेरी, तो इस तरह से करके पूछ देगा। त्रिपुरी, ऐसे ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। तो इसमें बच्चे थोड़ी सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा बताने का आशय यहाँ पर ये है कि देखिए, एक मगध है, मगध में उदयन पुराना वाला अलग मिलेगा अपन को, बाद में एक और उदयन मिलेगा, उदयन नंबर 1, उदयन नंबर 2। अकेले ये कहां पर है? 2 उदयन मगध में है। पूछेगा किसने क्या राजधानी मगध की शिफ्ट की थी, वो उदयन अलग है। बाद में इन्हीं इस फैमिली में आने वाला एक उदयन और अलग है। ये उदयन इससे भी अलग है। इसको कहा जाता है वत्सराज उदयन। क्या कहा जाता है? वत्सराज उदयन। अर्थात ये वत्स जो जनपद था ना, वहां वाला उदयन है, ना कि ये वाला। तो कभी को ऑप्शन दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। वत्सराज उदयन क्यों बता रहे हैं ये प्रणय कथा?
प्रणय निर्णय से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि वत्स जो था, क्या ये मध्य प्रदेश से संबंधित था, या वत्स जो राज्य था, जो 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख जनपद था, क्या उसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती थी? हाँ, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो वो पूछ सकते हैं आपसे, तो थोड़ी सा प्रिपेयर रहने का प्रयास करिएगा। और भी बेसिक बातें इनके अंदर के डिटेल में तैयार कर लो भाई। जैसा कि कहा कि 4 महाजनपद आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में इन 4 महाजनपदों की जानकारी इनको मिलती है। अवंती उज्जैन, तो इसकी राजधानी ये थी। दूसरा क्या कहा आपसे? वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? ऐसा करके पूछ दिया जाता है आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, चेदी यहीं पर आता है। चेदी की शुक्तिमती या शोक्तिमती थी, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा जनपद, दैट इज कौशल। कौशल अपन देखेंगे तो मध्य प्रदेश यहां पड़ता है, ये सेक्शन आपको बताया गया। कौशल पड़ता था यूपी में। कौशल यूपी में पड़ता था। कौशल को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था, अर्थात यूपी यानी ये वाला एरिया करके कहलाया गया। जगह नहीं से मैं नहीं बना रहा, वहां पर बता रहा हूँ। तो 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक कहलाता था उत्तरी कौशल, जबकि दूसरा कहलाता था दक्षिणी कौशल। तो उसको कोसल बोलते, का में ओ की मात्रा को, सा और ला। बट कौशल एक जनरल वे में अपन बोल देते हैं, कौशल बोल देते हैं। दैट इज, तो अपन देख रहे थे उसमें राजधानी पूछ लेगा आपसे। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती तैयार रखना। जबकि दक्षिणी कौशल की थी, श्रावस्ती में एक पॉइंट, श्रावस्ती में एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है, महात्मा बुद्ध से और महावीर दोनों से संबंधित है ये प्लेस। महात्मा बुद्ध का जो जनपद, शाक्य कुल इत्यादि वगैरह, श्रावस्ती। क्लियर? तो थोड़ी सा प्रिपेयर रहना है। दक्षिणी कौशल कुशावती राजधानी। मध्य प्रदेश में दक्षिण वाला हिस्सा ही लगता था जो कि यहां से कनेक्टेड था, तो पूछ लेता है आपसे। क्लियर? अब इसके बाद में इसका और इंटर रिलेशन देख लो साहब जी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से रिलेवेंट होने वाला है। बिंबिसार का मगध जनपद, कौशल जनपद, वत्स इत्यादि वगैरह। बिंबिसार की खास बात यह है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में उसका महानतम योगदान है। मगध को साम्राज्य बोल रहे हैं जबकि इनको जनपद बोल रहे हैं। इस यूनिट को भी कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए। क्या होता है कि हम पहले काबिलों में रहते थे, पहले आदि मानव की अवस्था अलग अलग रह रहा, बाद में सिक्योरिटी इत्यादि पर्पज से उसने साथ में रहना चालू किया। तो जो यूनिट बनती है वो ऐसी बनती है, ध्यान रखना। सबसे पहले से जन, छोटे से काबिले, जन से बने जनपद, काबिले का स्वरूप और बड़ा हो गया, प्रशासनिक संरचना सारी डेवलप हो गई। जनपद से बने महाजनपद, 16 महाजनपद, और उनसे भी बड़े होकर विकसित बनने वाला है आपका साम्राज्य। तो इन अवधारणाओं को समझो। यहाँ छोटा सा काबीला सरदार हुआ करता था साहब जी। यहाँ पर हम और आगे देखेंगे तो राजा इत्यादि वगैरह की अवधारणा। महाजनपदों में राजा भी मिलते हैं हमको। ठीक, तो यहाँ का राजा ये था। तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक अन्य संरचनाएं डेवलप हो रही हैं। ये पूरी पूरी घटना का हमको वैदिक काल से लेकर के बाद के काल तक दिखती है, और फिर तो अब साम्राज्य आ गया। भारत का फर्स्ट एम्पायर मगध साम्राज्य का उदय, जिसे हम पढ़ते हैं 600 बीसी समथिंग में। मगध के उदय के बहुत कारण थे। प्रतिभाशाली, योग्य शासक, संसाधनों से भरपूर, गंगा घाटी, बहुत सारे कारण थे। ठीक, लेकिन 2 पॉइंट को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं, उनका रिलेशन मध्य प्रदेश से हो जाता है। पहला कि हाँ,
इन्होंने बहुत सारे युद्ध इत्यादि वगैरह की और उन विजयों के माध्यम से आसपास के कुछ क्षेत्रों को मिलाया। पॉइंट वो नहीं पूछेगा। पॉइंट नंबर 2 जो कि पूछेगा आपको, इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। हमेशा से रहा उस जमाने में राजा रजवाड़े आस पड़ोस के राजाओं के परिवार में विवाह करते थे। ऐसे पचासों एग्जाम्पल आपने देखने को मिलते हैं, एंशिएंट में भी, मिडिवल में भी। आज भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेतागण, अधिकारीगण, तो वो अपने लेवल, स्टेटस सिंबल इत्यादि वगैरह देखते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं साथ। ठीक, तो उनकी पकड़ मजबूत होती चली जाती है, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना। तो अपने लेवल का वो देखते हैं साहब। चलिए, तो बिंबिसार ने विवाह संबंधों के माध्यम से, तो उसने कई विवाह किए, तो उनमें से एक विवाह अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पूछा भी गया है और उसको ही पूछा गया। उसकी वजह है कि वो मध्य प्रदेश संबंधित, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश से संबंधित किस फैमिली में उसका विवाह हुआ था। मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूँ, तब हो जाएगा। दिमाग लगाएं। चलिए, तो उनका नाम था, दैट इज कौशल। क्या नाम था? कौशल। कौशल का बहुत फेमस राजा था प्रसेनजित। क्या नाम था? प्रसेनजित। इसकी सिस्टर थी महाकौशला। इन्हीं के साथ में बिंबिसार का विवाह होता है और दहेज में काशी वाला क्षेत्र भी मिलता है। काशी को आज आप एक सिटी के रूप में जान रहे हैं, लेकिन काशी उस जमाने में काफी बड़ा फैले हुए एरिया में था साहब। तो रिलेवेंट हो गया वो, मध्य प्रदेश से पूछा गया क्वेश्चन। आप प्रीलिम्स में देख लो, मेंस में चेक कर लो, तो बताने का आशय कि कीवर्ड क्या कहा, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा उस पर पूछा जाए, होगा रिलेटेड। तो ये वजह होती है, इनको समझना। आगे भी आपको ये काम आएगा कि हाँ, ये चीजें इससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से यहाँ लिंकअप होती हैं, हमको इन्हें कितने अच्छे से तैयार रखना चाहिए। तो ये आपको धीमे धीमे काम आने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकौशला, यही वजह है कि कई लोग कहेंगे हाँ, ये वाला जो क्षेत्र महाकौशल, जबलपुर इस साइड का एरिया, रायपुर तक का पूरा क्षेत्र महाकौशल, कौशला, ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं हमको बाद में मिलती कि नहीं, शायद उसके का नाम पड़ा होगा, उसके का नाम पड़ा होगा। अगेन ही हमारा इससे रिलेवेंट हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अवंती में इस 16 महाजनपद के दौर में हमने प्रद्युत को पढ़ा। इसके पश्चात में यहां पर हमको नागवंश देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में अब हमको नागवंश देखने को मिलेगा। कैसे आया, किस तरीके से स्थापना हुई, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती, बट ये कि हाँ, नागवंश आ जाता है। शिशु नाग संस्थापक। खास बात यह है कि शिशुनाग ने मगध पर भी नियंत्रण कर लिया था, यानी मगध का भी वो राजा था और ये क्षेत्र उसके अंडर में आ गया। तो उसने दो राजधानियां बनाई, एक बनाई मगध, दैट इज पाटलिपुत्र वाली, जबकि दूसरी राजधानी वो बनाता है विदिशा, मध्य प्रदेश। इस जमाने का यहीं पर एक और प्लेस मिलता है, पद्मावती, पवाया, ग्वालियर के पास का क्षेत्र। उसकी भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है। तो हाँ, इस दौर में चर्चा में ये वाला एरिया था। शिशुनाग का ही बेटा होने वाला है कालाशोक, जिसे काकवर्ण आदि नामों से भी अपन जानते हैं। उसका मध्य प्रदेश से रिलेशन रहा था। विदिशा राजधानी, विदिशा के प्रयास में ही हम देखेंगे सांची आज एक अलग डिस्ट्रिक्ट में आ रहा, वो अलग बात है। और उस समय उस क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। बौद्ध धर्म को अभी भी प्रश्रय मिल रहा है, अवंती के प्रदूत ने भी दिया और उनके बाद में हम देख रहे हैं कि नागवंश वालों ने भी दिया था अभी। ठीक, बौद्ध धर्म की चार बहुत ही फेमस संगतियां कहलाती हैं। पहली होती जैसे ही महात्मा बुद्ध की डेथ होती 483 बीसी में था,
तो जिसको आप ऐसे जानते हैं रावे पाक के नाम से, रावे पाक, अका अक। ठीक, सबसे पहली राजगीर में होने वाली है, राजा कौन था? आ से अजातशत्रु। दूसरी वैशाली में होने वाली, का से क्या था? कालाशोक, वही कालाशोक है। ठीक, तो वैशाली बाय कालाशोक ने उसको संरक्षण प्रदान किया। कालाशोक ही मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, इसका ही और नाम काकवाड़। सांची में इन्होंने बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण कराया विदिशा सरोवर के आसपास के क्षेत्र में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। सांची एक खास केंद्र था। ठीक, तो ये जो केंद्र था, यहाँ पर जब निर्माण करवाया गया तो इस शहर को, आज हम सांची बोल रहे, उस जमाने में इनके नाम पर, काकवर्ण के नाम पर, काक नाद बोध के नाम से जाना जाने लगा। काक नाद बोध। इस जगह पे दो बहुत ही फेमस स्तूप हमको मिलते हैं। पहला तो सांची का है, दूसरा सोनारी का है। यहीं पर है, इन्हीं के आसपास के क्षेत्र में। द नेक्स्ट माने जाते हैं, नागवंश के पश्चात में हम देखेंगे नंदवंश एक फेमस वंश के रूप में इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। बट नंदवंश का ऐसा डायरेक्टली रिलेशन मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमको नहीं मिलता कि यहाँ कोई बहुत खास विशिष्ट इत्यादि वगैरह अभी प्राप्त नहीं है फिलहाल में। इनके पश्चात में आने वाला जो उभर कर आएगा, दैट इज मौर्य वंश। मौर्य वंश तो मध्य प्रदेश तथा मौर्य वंश, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके पहले वाले वंशों का कुछ क्षेत्रों पर मध्य प्रदेश में शासन रहा, लेकिन जो मौर्य आने वाले हैं उनके पूरी तरह नियंत्रण में आने वाला क्या है? दैट इज मध्य प्रदेश साहब। ठीक, मौर्य वंश के बारे में भी कुछ बेसिक बातें लेकर चलिए, डिटेल में अपन मौर्य वाले टॉपिक में देखेंगे, बट कुछ जो अति महत्वपूर्ण है। फाउंडर चंद्रगुप्त, किस धर्म को प्रश्रय देने वाला है? तो वो जैन धर्म को प्रश्रय देने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है। चंद्रगुप्त के पश्चात में कौन आने वाले हैं? बिंदुसार आने वाले हैं। किस धर्म को? तो आजीवक। क्लियर। इसके पश्चात में कौन आने वाले हैं? तो अशोक आने वाला है। अशोक शुरुआत में सेम फॉलो करता था पापा जी वाला, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है आफ्टर कलिंग युद्ध। बहुत सी जगहों से हमको जानकारी मिलती है, उसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है, प्लस उसने धम्म घोष की भी घोषणा की है ना, अपने एक धम्म की भी घोषणा की हुई, तो ये हमको जानकारी मिलती है। इनके जो खास हिस्टोरिकल पॉइंट्स होते हैं या इनसे संबंधित जो पर्सन होते हैं उनको भी ध्यान रखना। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री या गुरुजी चाणक्य। चाणक्य चाणक्य जो थे उनके 2 से 3 नाम मिलते हैं। उन्हें ही कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य गोत्र इत्यादि वगैरह। इन्हें ही विष्णुगुप्त करके भी कह देते हैं। तो ये 3 नाम हमको अकेले इनके मिलते हैं।
कोई बहुत फेमस पुस्तक लिखी है? हाँ जी लिखी है, दैट अर्थशास्त्र। नाम इकोनॉमी है, लेकिन ये इकोनॉमी पर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पर पुस्तक है। तो नाम इकोनॉमी अर्थशास्त्र है, बट इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स विषय पर नहीं है ये, बल्कि किस विषय पर है ये? तो पॉलिटिकल साइंस पर है। इन बातों को ध्यान रखना। इनका युद्ध वगैरह होता है सेल्यूकस निकेटर इत्यादि से, जो कि इंडो ग्रीक वाली बात। चंद्रगुप्त यहाँ कैसे आता? तो नंद वंश को नष्ट करके। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था यहाँ पर? गणधननंद। उसको हटा के 322-23 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की यहाँ स्थापना होती है। यूनानी इतिहासकारों ने भी बताया है इनके बारे में, और भारत में भी लिखा गया है। चंद्रगुप्त को यूनानी इतिहासकारों ने या तत्कालीन यूनानी इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, सैंडोकोट इत्यादि वगैरह। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा उस जमाने में बहुत अच्छी विधिवत थी नहीं, जैसा हिस्टोरिकल फॉर्मेट होता वैसा नहीं लिखा जाता था। यही वजह कि हमारे यहाँ पर लिखा तो जाता था, बट हिस्ट्री को जिस तरीके से लिखना चाहिए वैसा फॉर्मेट नहीं था। उसमें धर्म प्रधान इत्यादि विषय, दार्शनिक विषय समाहित कर लिए जाते थे। तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमको विदेशी राइटर्स की बहुत जरूरत पड़ती, खासकर प्रारंभिक दौर में। तो वहां पर जब हमने उनकी बुक्स को देखा, यूनान में लिखा जाता था अच्छे से, तो उनकी बुक्स को देखा तो यहाँ पर नाम जो थे वो हमको अलग अलग मिलते हैं। ठीक। तो एंड्रोकोट सैंडोकोट इस तरह से करके नामों को मिलता है। तो इस बंदे की पहचान कि नहीं ये बंदा कोई और नहीं है बल्कि यही है, चंद्रगुप्त, ये होने वाली है विलियम जोन्स जी इत्यादि के द्वारा था। तो ये खास अपने आप में कहलाता है। इसके ठीक पहले भारत में सिकंदर का आक्रमण हो चुका है। ठीक। 326 बीसी से लेकर हम देखने वाले हैं। भारत में सिकंदर 19 माह रहेगा। किस नदी तक आएगा? तो व्यास नदी तक आएगा। बेसिक सी बात है। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियों के साथ उसको युद्ध करना पड़ता है। उनमें से एक जनजाति जो रहने वाली है, जाति रहने वाली, तो मालव क्षुद्रक गण, वहां से शिफ्ट होकर फाइनली मालवा में आ जाते हैं। उनके नाम से क्षेत्र को कहा जाता है कि मालवा के नाम से जानेंगे। खास बात है, मालव क्षुद्रक गण कहा, इसका मतलब ये क्या थे? रिपब्लिक थे, गण राज्य थे। ये जानकारी, इसका मतलब है कि भारत में राजतंत्र भी चल रहे थे, साथ में गणतंत्र भी चल रहे थे। ये उसका मामला होता है साहब। आगे बढ़ जाते हैं। बात सिकंदर की निकली, कुछ पॉइंट्स को और भी क्लियर कर लो। सिकंदर को यहाँ पर बहुत सारे युद्ध लड़े उसने साहब। ठीक। उसका घोड़ा वगैरह बुकेफाल इत्यादि मारा जाता है, लाखों सैनिक इत्यादि मारे जाने वाले, ये सब हमने पढ़ा हुआ। ठीक। लेकिन यहाँ पर ये पूछेगा कि सिकंदर को भारत के किस गणराज्य में महिलाओं के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा? मतलब महिलाओं ने भी युद्ध में भाग लिया था, सिकंदर से लड़ी थी वो। भारत के ऐसे कौन से गणराज्य से रिपब्लिक थे? तो ऐसा करके पूछ लिया जाएगा आपसे। तो दो बहुत ही फेमस है। फर्स्ट वन इज कट। फर्स्ट वन इज कट। तो इनके साथ में जब सिकंदर का युद्ध होता तो महिलाओं ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत बड़ी बात थी, महान बात थी। इससे ये पता चलता है कि महिलाएं हमारे हमेशा से अबला नहीं रही, युद्धों में पार्टिसिपेट करती साहब जी। अंतिम दम तक लड़ी, मर गई, सभी के सभी शहीद हो गई, तब तक लड़ती रही साहब जी। सिकंदर को विजय प्राप्त हो गई, परंतु सिकंदर की सेनाएं डर जाने वाली। यही वजह है कि पूरे युद्ध जीतने के बावजूद वो व्यास नदी के पास से भाग जाएगा। ठीक। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, दूसरा पॉइंट यहां पर है कि एक और संप्रदाय या समुदाय हमको देखने को मिलता है, अग्गल सोई। यहां पर सती प्रथा टाइप की प्रथा थी। सिकंदर के काल में जब ये घटनाएं होती हैं तो इसकी जानकारी यहाँ मिलती है साथ ही। अग्गल में सोई मतलब आग में सो जाना, सती हो जाना। ये प्रथा का एक प्रारंभिक स्वरूप हमको यहाँ देखने को मिलता है साहब। तो ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना। कट, अग्गल सोई, मालव। आगे बढ़ जाओ। सिकंदर। सिकंदर ने जिस समय आक्रमण किया तो मगध में किसका शासन था? नंदवंश, घननंद। लेकिन सिकंदर यहां तक आ नहीं पाया। सिकंदर चला जाता है
323 BC समथिंग में उसकी बेबीलोन में डेथ हो जाएगा। ठीक, उसके कोई बच्चे वगैरह थे नहीं, उसका साम्राज्य बिखर जाने वाला है, उसके जो गवर्नर रहेंगे वो आपस में बांट लेंगे, उनमें आपस में ही युद्ध इत्यादि होने लगेगा। भारत की स्थिति क्या हो रही थी उस समय, यहाँ नंद वंश है, नंद वंश का शासन अच्छा नहीं कहलाता था, ऐसा कई लोग बोलते हैं, तो उसे हटाकर फाइनली कौन, चंद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त की हेल्प करने वाले कौन, चाणक्य। पिछले बार हम बात कर चुके हैं पूरा का पूरा कथानक क्या कहता था कि बोले साहब नहीं आपने अपमानित किया है, हम तो चोटी तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको बदला नहीं लेंगे। तो बहुत लंबी सारी चीजें हैं, उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करें, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हाँ चंद्रगुप्त आ गए था। ठीक, तो एक स्वरूप देखने को मिलता है। सिकंदर का ही जो गवर्नर था उसका नाम था सेल्यूकस, उसके साथ में चंद्रगुप्त का युद्ध होने वाला है 305 बीसी में। बहुत ही खास पॉइंट है अपने आप में, 305 बीसी में युद्ध होता है, सेल्यूकस हार जाता है, चंद्रगुप्त जीतता है, बदले में उसको 4 प्रांत मिलते हैं। ठीक, यही पक्का जय माता करके बताया आपको। आगे बढ़ो। इससे क्या क्लियर होता है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, यानी अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक का जो पूरा लगा एरिया था, वो सब का सब किसको मिल जाता है, चंद्रगुप्त को मिल जाता है। यानी ये भारत की सीमा के अंतर्गत आता था। ये अब तक का बना सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य है, यानी ये इतना बड़ा एम्पायर है जिसकी बराबरी अंग्रेज भी नहीं कर पाएंगे। ये इतना बड़ा एम्पायर था क्षेत्रफल के आधार पर, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इससे पता चलता है कि हाँ भारत वास्तव में कहां तक था, और ये बात इतिहास सिद्ध है, ना केवल हम अपना इतिहास लिख रहे हैं, भारतीयों द्वारा लिखा गया, बल्कि ये घटनाएं या ये इतिहास की जानकारियां तो हमको विदेशी इतिहास का बता रहे, उस जमाने की क्यों नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि ये वाला क्षेत्र इनके में आ रहा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस कहलाता है, हिस्टोरिकल एविडेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के पश्चात में हम देखेंगे बिंदुसार आने वाले हैं। बिंदुसार की 2-3 घटनाएं हम देखें जो कि पूछ लिया जाता है आपसे कि बिंदुसार ने अंजीर दार्शनिक इत्यादि वगैरह कहां से क्या मंगाए, पढ़िएगा थोड़ी सा। अगले पॉइंट पर आप आ जाओ, अशोक। अशोक पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, दोनों वजह है उसकी। पहली बात, अशोक पहला पॉइंट तो है कि वो बहुत महानतम राजा है, नो डाउट। दूसरा, अशोक के बहुत सारे अभिलेख मध्य प्रदेश में मिले हैं जो कि इस बात को सिद्ध करते हैं कि हाँ साहब मध्य प्रदेश से रिलेवेंट। ठीक, तीसरा, उसके द्वारा बनवाए गए स्ट्रक्चर, चाहे वो स्तूप हो चाहे अन्य चीजें हो साहब, तो वो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यही वजह है कि बहुत कुछ पूछता है, उसका एक पर्सनल रिलेशन, उसका विवाह इत्यादि वगैरह, उसके बच्चे, उनका नाम हमको मिलता है साहब, वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। यही वजह है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ठीक, अब यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि मगध में ये शासन कर रहे हैं कौन, मौर्य। उस समय भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक, तो बताया आपको कि कैसे पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा है, बिंबिसार इत्यादि वगैरह, कोई किसी क्षेत्र को जीत रहा है फिर अलग हो जा रहा है, ये सब चीजें चल रही थी। तो बोले साहब क्यों माने कैसे माने, अवंती यानी उज्जैन वाला एरिया प्लस ये विदिशा वाला एरिया, विदिशा, ठीक, नागवंश इत्यादि सब अपन ने देखा। क्यों माने कैसे माने, ये जो क्षेत्र थे ये मौर्यों के अधीन थे, क्यों मान ले हम, कैसे मान ले। बोले सर यहाँ सांची में तो मिला हुआ है सबसे बड़ा वाला जो स्तूप हो तो अशोक ही नहीं बनवाया। बोले बनवाया ऐसा आप बोल रहे थे, श्रुतिगम में हमको मिल रहा है, बौद्ध साहित्य में मिल रहा है, और उसका सेकंड सोर्स क्या है जिसको हम क्रॉस चेक करें, कुछ नहीं। बोले कैसे मान ले साहब, बोले वो तो धर्म वाले हैं, जो भी जिस धर्म को प्रश्रय देता है जो राजा वाजा, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के वो बताते ही हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक, तो यही वजह है कि आपसे पूछता है कि ये जो मालवा क्षेत्र है या विदिशा इत्यादि वगैरह क्षेत्र है मौर्यों के अधीन आता था, इसकी जानकारी आपको सबसे पहली बार भले एक आपुष्ट कथा के रूप में, मतलब उसका पुष्टिकरण कर पाना थोड़ी सा संभव नहीं है, और उस जमाने की किसी राइटर इत्यादि वगैरह नहीं, आपुष्ट कथा के रूप में आपको कहां से मिलता है। प्लस पॉइंट 2, 1 2 3 इन 3 शासकों में से किसने इस क्षेत्र को मौर्य एम्पायर के अंतर्गत मिलाया, तो यही प्रश्न था जो हमको 2020 में पूछा गया था आप लोगों को। ठीक, नोटिस, बुद्ध घोष की सामंत पासादिका
बुद्ध घोष एक व्यक्ति का नाम है, राइटर का नाम है उस जमाने का। ठीक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, सामंत प्रासादिका। उसमें एक कथा दी हुई है साहब जी, जिसमें कहा गया है कि विदिशा उज्जैन क्षेत्र को किसके काल में जीता गया था। दोनों बातें क्लियर रखना। जीता तो बिंदुसार के काल में गया था, यानी राजा कौन था, बिंदुसार था उस समय, लेकिन जीतने के लिए भेजा किसे था, वो अशोक। दो अलग अलग बातें हैं, जैसा प्रश्न पूछे वैसा उत्तर लगाना। किस शासक के काल में, तो शासक कौन था, बिंदुसार था, पापा जी थे। जबकि जीतने के लिए, उसको मिलाने के लिए भेजा किसको था, तो अपने बेटे को भेजा था। उसका नाम क्या था, युवराज का नाम अशोक था। ये दो अलग अलग बातें हैं। इस जमाने में जब इनको भेजा गया था तो यहीं पर ये काफी प्रभावित होने वाले क्षेत्र वगैरह थे। इस पर ही पूरी मूवी भी बना डाली शाहरुख खान, है ना, देख लेना। द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो यहाँ के जो नगर श्रेष्ठी होने वाले हैं, उसकी कन्या, उनका नाम हमको देवी देखने को मिलता है। उनसे विवाह वगैरह, विवाह के पश्चात हम देखें उनके बच्चे, उनके बच्चे यदि उनसे संबंधित कोई खास घटना होगी जो कि मध्य प्रदेश संबंधित होगी तो पूछ देगा। ध्यान देने वाली बात है कि अशोक के कई विवाह हुए थे, 5-5 रानियां थी, पर खबर पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन इनको पढ़ रहे हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 2, उनके कई बच्चे थे, उनमें सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, 3 को पढ़ना। 2 बच्चियां, 1 पुत्र, महेंद्र, संघमित्रा, उज्जैनी। महेंद्र पुत्र, संघमित्रा पुत्री, उज्जैनी एक और पुत्री, तीनों मध्य प्रदेश संबंधित, नाम से उज्जैनी। ठीक, महेंद्र और संघमित्रा, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था, श्रीलंका या साउथ की ओर भेजा था। तो पूछ लेता है साहब जी कि अपने बच्चों तक को उन्होंने प्रसार के लिए, प्रचार के लिए भेजा था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। अशोक के जीवन काल की सबसे खास घटनाओं में से कहलाती है कलिंग का युद्ध। उसका मध्य प्रदेश पर कोई प्रभाव पड़ा, मध्य प्रदेश की घटनाओं पर कोई प्रभाव क्या कैसा पड़ा, तो अपन थोड़ी सा नजर मारने का प्रयास करें। कलिंग युद्ध, सबसे पहला पॉइंट तो यही कि कब हुआ था। अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात यानी 9वें वर्ष में। तो अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था भाई, तो 269 BC। इतिहास में थोड़ी सा डिजिट्स फैक्ट के रूप में ध्यान रखने पड़ते हैं, ईयर वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे। 269 BC, 8 वर्ष पश्चात यानी 9वें वर्ष में, 8 साल बीत गए यानी 261 BC। इस समय होता कौन सा वॉर, कलिंग का युद्ध। 1.5 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग युद्ध में काम आए साहब जी, सारी चीजें। तो बात उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ऐसा बताया गया। ठीक, कई इतिहासकार इस बात को नहीं मानता। हो गया, उसके बाद उसने युद्ध नीति के तैयार पर धम्म घोष की नीति अपनाई। बोले नहीं, अब भैरी घोष नहीं, धम्म घोष की नीति अपनाई। ठीक, अच्छी बात। इसके पश्चात में ही बताया जाता है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने काफी काम किया। तो अब उसने बौद्ध धर्म अपनाया, और ये कथाएं कई इतिहासकार कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कई इतिहासकार कहते नहीं वाकई में ऐसा हुआ था। तो उसके जो सोर्सेस होते उस पर क्वेश्चन हो सकता है आपसे, उन घटनाओं पर खास क्वेश्चन होते, थोड़ी सा प्रिपेयर रखिएगा।
मध्य प्रदेश से कैसे क्या रिलेटेड है? अशोक ने इसके प्रचार प्रसार के लिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लेकर भी चला। यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अपन देखें तो एक कल्याणकारी राजा कहलाता है वो। साथ ही साथ धार्मिक स्ट्रक्चर में देखें तो उसने बौद्ध धर्म भी लेकर चला। साथ ही साथ लोगों में सामंजस्य रखने के लिए उसने अपना धम्म भी लेकर चला। मतलब ये तीनों अलग अलग बातें हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मेंस तक में क्वेश्चन आता है धम्म पर आता है, अशोक का धम्म। बच्चे समझते कि बौद्ध धर्म जो उसने अपनाया था वही धम्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है साथी। यह एक क्या है, एक एथिकल कोड है, एक सामाजिक संहिता है, उसका धम्म घोष। बौद्ध धर्म को अपनाना उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि एक राजा जो कि किसके कल्याण के लिए फोकस है, जनता के, अर्थात जनता के लिए शांति, सुरक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल इत्यादि की व्यवस्था करना। बोले हमारे साम्राज्य में पशु भी आते, बोले पशुओं के भी लिए अपन वेटनरी हॉस्पिटल की व्यवस्था करना। तो ये क्या है, कल्याणकारी स्वरूप को दिखाते हैं। और इनके लिए पानी की व्यवस्था करना है, खाने की व्यवस्था करना है। तो बोले हाँ ठीक है, पानी के लिए क्या चाहिए? बोले कहाँ नहीं है पानी? बोले सर हमारे गुजरात पानी से पानी आनी थोड़ी सा कम होता है। तो बोले क्या तरीका हो सकता है? बोले सर यहाँ पर झील थी पहले से, परंतु उसका मेंटेनेंस नहीं होने पाने के कारण पानी अच्छी मात्रा में मिल नहीं पाता। बोले ठीक है, सुदर्शन झील का हम मेंटेनेंस करवा देते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है साहब। तो ये कल्याणकारी एस्पेक्ट है। तो यानी तीनों एक अलग अलग बातें हैं। इन सभी के बारे में हमको जानकारी बहुत सारे सोर्सेस में से मिलती है। उनमें से जो सोर्सेस मध्य प्रदेश में होंगे उनको लेकर क्वेश्चन पूछ लेने वाला है। पहली बात तो अशोक के जो अभिलेख हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी, बड़े वाले अलग हैं, स्तंभलेख अलग हैं। मध्य प्रदेश में लघु शिलालेख भी उसके मिले हैं। तो कौन से खास हैं? तो चार बहुत खास कहलाते हैं। तो और भी चार बहुत खास कहलाते हैं जहां से हमको उनकी जानकारी मिल जाने वाली है। ठीक, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो अपन देख लेंगे गुर्जरा। सबसे खास रीजन ये है, कौन से जिले में है? दतिया। क्या जानकारी मिलती है खास? उसका नाम मिलता है एग्जैक्टली। क्या नाम मिलता है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। तो देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अपन आप बोल देते हैं। एक्चुअली महात्मा बुद्ध ने पाली लैंग्वेज अपनाई थी। ठीक, आम जन की भाषा थी साहब जी। सेम उसी लैंग्वेज में लिखा गया। तो ये वर्डों में थोड़ी सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा साथी। इन्हीं सब से, पाली से, संस्कृत, प्राकृत, सबसे मिलकर ही आज की वर्तमान की हमारी हिंदी बनी है। ठीक, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ अपन ने परिशिष्ट या संश्लेषित करके लिया हुआ है। तो देव नाम प्रिय प्रियदर्शी करके नाम मिलता है। अशोक एग्जैक्टली नाम नहीं मिलता है। कभी को घुमाकर पूछ रहे हो, ध्यान रखना। बाद में इस चीज की पहचान होने वाली कि ये कोई और नहीं अशोक के बारे में बात हो रही है। क्लियर? चलिए आ जाते हैं। तो ये पूरी पूरी इसका टाइटल है, उपाधि परक नाम है साहब। इस बात को ध्यान रखना। कहां पर? दतिया। और इसके अलावा कहां कहां पर मिल जाने वाले हैं? तो कटनी डिस्ट्रिक्ट में बाहुलीबंद वाकल रूपनाथ लघु वाला है। रूपनाथ खास पॉइंट है कि रूपनाथ आज आप देखोगे तो मान लो ये मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ पर है जबलपुर है, ये है जबलपुर, यहाँ पर कहीं कटनी है साहब जी। ठीक, रीवा, सतना इत्यादि। यहाँ से अपन आते हैं और इस तरह से चले जाते हैं सिवनी की ओर, नागपुर, आगे कन्याकुमारी। तो यहाँ पर थोड़ी सा ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहलाएगा क्या? यानी यहाँ से एक त्रिभुज सा बन जाएगा। बताने का आशय ये है कि आज के जमाने में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हाईवे नहीं है, परंतु उस जमाने में ऐसा माना गया है कि यहाँ से आने का एक बहुत बड़ा हाईवे था और यहाँ से होते हुए विदिशा इत्यादि वगैरह जाते थे, और इससे होते हुए गुजरात तक ये रोड जाता था और ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा मार्ग था। तो ये थोड़ी सा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन एस्पेक्ट को ध्यान रखना। आगे बढ़िए। द नेक्स्ट वन, तो रूपनाथ में मिल गया। तो गुर्जरा, रूपनाथ, और भी देख सकते हो, सारो मारो, सीहोर, पानगुड़रिया देख लो, शहडोल में है, नहीं आता, आते ये हैं, इन पर ध्यान रखना। ठीक, द नेक्स्ट वन आ जाते हैं। तो अशोक
बौद्ध धर्म, कल्याणकारी राज्य, धम्म इत्यादि। बौद्ध धर्म उसने अपनाया है। कैसे आपको इस बात को क्लियर होता है कि उसने अपना ही लिया? कई साहित्य मिलते बोले नहीं सर ये गुरु जी से, वो गुरु से, उपगुप्त से, उन्होंने उनको दीक्षित किया, ठीक, अच्छी बात है। क्या उसने खुद भी कहा कि हाँ हमने अपनाया, मैं अपनी आस्था व्यक्त करता हूँ? कहाँ कहा अशोक ने? तो उस पर क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ, उसके खुद के एक अभिलेख में इस बात को कहा गया है कि मैं बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त करता हूँ और बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों में आस्था व्यक्त करता हूँ। और उन तीनों रत्नों का उसने उल्लेख किया है, बुद्ध, धम्म, संघ। यही वजह है कि इस महत्वपूर्ण एविडेंस को काउंट करते हुए एग्जामिनर पूछता है कौन सा अभिलेख है वो? भाब्रू। हालांकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है भाब्रू, बट उससे रिलेवेंट घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो पूछ सकता है, पूछा है कई बार, प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, कल्याणकारी राजा था वो, कैसे पता चलता है? उसके बहुत सारे अभिलेख हैं। बड़े वाले जो हैं उसके 8 बृहद शिलालेख कहलाते हैं, इनमें 14 आर्टिकल मिलते हैं। कुछ छोटे वाले भी हैं, फॉर एग्जाम्पल रूपनाथ वाला, कुछ स्तंभलेख भी हैं। तो उससे पूछ लेता है कि वृहद शिलालेखों में अशोक ने किस प्रकार की घोषणाएं करी, स्तंभ लेखों में क्या है? तो स्तंभ लेख में सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्तंभ लेख में ध्यान रखने वाली बात है कि राजकीय घोषणाएं, प्रशासन, राजकीय व्यवस्थाओं के माध्यम से स्तंभ लगाए जाते हैं। ये शहर यहाँ से इतने किलोमीटर दूर, तो स्तंभ होता है। तो राजकीय घोषणाएं कहाँ मिलती है? उनको स्तंभ लेखों में। वृहद शिलालेखों में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। यही वजह है कि एग्जामिनर वहां पूछता है कि वृहद शिलालेखों में ये बताओ, शिलालेख नंबर 1 में 14 आर्टिकल दिए ना, तो नंबर 1 आर्टिकल किस विषय में कहा गया है, नंबर 2 आर्टिकल में क्या कहा है, नंबर 13 आर्टिकल में क्या कहा है, ऐसे करके पूछता है। तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, पढ़ेंगे अपन मौर्यकाल में, अभी बहुत मोटे तौर पर हम उस चीज को देख रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट तो सबसे ज्यादा पूछा गया, 2 से 3 पॉइंट। पहली बात कि साहब जो उसके राज्य के विदेशी राजा थे, उसके सीमावर्ती राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य, शक्तिपुत्र इत्यादि वगैरह, प्लस अन्य विदेशी अंत के, ये सब, इनके बारे में कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है, कौन कौन से हैं वो? तो दूसरा और 13वां ध्यान रखना। क्लियर? तो यहाँ पर जानकारी हमको मिलती है। दूसरा, कलिंग युद्ध के बारे में पूछता कि आप कहाँ जानकारी मिलती है? सेम, तेरा मेरा करो युद्ध हो जाए तो 13वां होगा साहब। तो इनको थोड़ी सा ध्यान रखना। प्लस इसके बाद में पूछता है उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी। बड़ा सा वर्ड है धम्म महामात्र, 5 वर्ड आ गए, मात्र, धम्म, महामात्र, ठीक है? 5वें नंबर वाला होगा, ऐसे ध्यान रखना। युक्त, रज्जुक, उपयुक्त, इनकी नियुक्ति करी, तो 3 की नियुक्ति करी। ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, 5वें पे धम्म महामात्र हैं, प्रशासनिक 3 हैं, तीसरे नंबर वाले में होगा। तो थोड़ी सा ऐसे ध्यान रखना, डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। आगे बढ़ जाओ। कुछ और जगह पूछा, सभी प्रजा मेरी संतान है साहब जी, सभी के लिए अस्पताल वगैरह, जानवरों के लिए अस्पताल वगैरह, तो ऐसे करके पूछता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश से इनका रिलेशन है, भारत के एक महानतम शासक कहलाता है, उसके कारण अपन देख रहे हैं। इनके द्वारा बनवाए गए कुछ खास स्ट्रक्चर, अशोक के द्वारा बनवाए गए खास स्ट्रक्चर, उनमें सबसे खास कहलाता है सांची का वृहद स्तूप साहब। सांची में मोटे तौर पर हम देखेंगे उस कॉरिडोर में या उस जगह पर, प्लेटफॉर्म पर, लिखा जाए पर 3 बड़े स्तूप हैं साहब, ठीक, जिनमें तीनों में सबसे बड़ा वाला जिसको अपन वृहद वाला बोलते हैं, वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। उसके बगल में एक और जगह सोनारी भी है, वो भी उन्हीं के काल का माना जाता है, उन्होंने बनवाया था। तो इसमें मोटे तौर पर जो आप पढ़ते हैं कि साहब सांची स्तूप क्या है सर, ये पहली बात तो ये स्तूप क्या है, ठीक, स्तूप यानी थोप देना, मिट्टी थोप देना। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि जहां पर अपन ने मिट्टी, जिप्सम इत्यादि वगैरह थोप थोप कर उसको एक टीले के रूप में बना दिया। वहां पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध आचार्य वगैरह थे, उनकी अस्थि अवशेषों को उनकी स्मृति शेष के रूप में रखकर
हमने उन स्ट्रक्चरों का निर्माण करवा दिया ताकि एकदम से किसी का पैर ना पड़े, लोगों को पता चलता रहे हाँ यहाँ पर ये है, उनके मैसेज आगे भी प्रसारित होते रहे। ठीक, मैंने कहा कि व्यापारिक ट्रेडमार्क इत्यादि वगैरह पर था। तो अशोक ने सांची में ये चीज बनवाई था। क्लियर? क्वेश्चन जो है आपका वो ये होता है सांची स्तूप में किन धर्मगुरुओं की अस्थियां रखी हुई? या ऐसे कहेगा कि इनमें से किन किन की रखी हैं? सारीपुत्र की, मोदगलैन की, मचिज्झम की, कश्यप की, गोतीपुत्र की। इनमें से किन किन की अस्थियां सांची और उसके बगल में ही है एक्चुअली क्या, सोनारी वाला, तो वहां रखी हुई है। इनमें से किस किस की? तो क्या बताने वाले अपन? क्वेश्चन देगा सांची तथा सोनारी इनमें से किन की अस्थि अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, या सांची तथा सोनारी में इनमें से किस किस बौद्ध भिक्षुओं के, गुरुजनों के, आचार्यों के अस्थि विशेष संचित है, रखे हुए? तो बच्चे जो रट्टा मारते हैं ना, उसमें दो ही बस पढ़ते हैं वो। मैंने जितने नाम आपको बोले सबके रखे हैं, इस बात को नोट कर लें। कौन कौन? मज्जम के भी हैं, मचिज्झम के भी हैं, सारीपुत्र के भी हैं, मोदगलायन के भी हैं, बोधिपुत्र के भी हैं, कश्यप के भी हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सांची, उसके पास में ही अपन ने देखा सीहोर। सीहोर में कोई अभिलेख बताया आपको छोटा सा, पान सारो मारो, पान गुडारिया, जो मध्य प्रदेश के हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये जो अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अवंती क्षेत्र या मालवा वाला क्षेत्र अशोक के अंडर में आता था। तो कभी को पूछ ले आपसे तो ये ध्यान रखना, बोले नहीं वो तो सर शेड्यूल में मिला, वो अभिलेख से कैसे पुष्टि होती है? होती है, उससे भी होती है। बोले सर सीहोर वाले होती है साहब कि हाँ उनका आधिपत्य था साहब। तो बड़े लंबे चौड़े विषय हैं, बट आप इतना शॉर्ट में जानो कि यस होती है। किसी और के राज्य में थोड़ी ना अपन अपने अभिलेख लगवा पाते, वो लगाने देते कोई अन्य राजा। तो नेक्स्ट वन, आगे बढ़ जाते हैं। अशोक के काल में एक बहुत खास घटना होती है, बौद्ध धर्म में विखंडन हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी प्रक्रिया तो महात्मा बुद्ध की डेथ के दिन से ही शुरू हो गई थी। ठीक, यही वजह है कि उस विखंडन को रोकने के लिए पहली बौद्ध संगति की गई, फिर दूसरी की गई साहब की। तो अशोक के समय आते आते ये विखंडन सा देखने को मिलता है। कई ऐसे बौद्ध भिक्षु वगैरह थे जो कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से इतर वर्त कर रहे थे। तो बौद्ध धर्म में दो प्रकार का हमको कैटेगराइजेशन या ग्रुपिंग बिगनिंग से देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज स्थविर, सेकंड वन इज महासांघिक, जिनको बाद में अपन हीनयान और महायान के नाम से जानेंगे। स्थविर एंड महासांघिक। स्थविर यानी जो बिल्कुल स्थिर रहे, बोले नहीं जैसा बुद्ध जी ने काम तो वैसे ही करेंगे एज इट इज। बोले पुरातन पंथी विचारधारा बिल्कुल रूढ़िवादी बिल्कुल रहता है। तो रूढ़िवादी साहब जी, ठीक, या जैसे उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बातें कहेगी तो एज इट फॉलो करें, स्थविर। ठीक, दूसरे होगा साहब थोड़ी से चेंज के साथ में उनकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। बोले समय काल परिवर्तन आदि चीजों के कारण चीजें परिवर्तित होती हैं तो बदलाव लाएंगे। महासांघिक तो महायान, तो ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो इनमें मतभेद बढ़ता चला जा रहा था। तो स्थविर और महासांघिक उस समय थे,
चौथी बौद्ध संगति आते आते हीनयान, महायान इत्यादि सब में बढ़ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली। अशोक ने इस चीज को रोकने का बड़ा प्रयास किया था। तो जो बौद्ध भिक्षु सिद्धांतों से इतर जा रहे थे, उनको कंट्रोल करने का उसने प्रयास किया। बोले नहीं साहब, संघ भेद नहीं होने देंगे। और संघ भेद को रोकने के लिए उसने कई घोषणाएं भी जारी करी, प्लस बहुतों को, हजारों भिक्षुओं को बौद्ध संघ से भी निकाल दिया था। ठीक, 2 पॉइंट इसमें बनते हैं। पहला पॉइंट ये बनता है, ये जानकारी आपको कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मिलती है। अशोक के लिए पढ़ने वाली बातें सैकड़ों हैं, हजारों हैं। मैं आपको बार बार यहाँ पर वही बता रहा हूँ जो एमपी से रिलेटेड, जिसको आपको फोकस करके पढ़ना है। पहले इसको तैयार कर लो, बाद में फिर पढ़ते रहना, मोर अशोक हो जाना, पूरा पढ़ते रहना था, जितना पढ़ना हो आपको। ठीक, ये तो कई बार क्या होता है, अब मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, बोले हाँ एक काम करके पूरा 1 to 10 टॉपिक तैयारी कर लेते हैं पूरा। तो आपके सिलेबस में टॉपिक नंबर मान लीजिए 7 है, टॉपिक नंबर 1 भी आप पूरा पढ़ रहे हो, इतना विशाल हो जाएगा कि साहब आप पहुंचे नहीं पाओगे 7 तक। जो कोर्स एक्शन का सिलेबस था आपको कभी करके पढ़े नहीं, जल्दबाजी फिर करते हैं। चलिए, तो सीधी सी बात है, 3 जगह है उसके सबसे खास घोषणाएं मिलती हैं हमको, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। जहां संघ भेद को रोकने के लिए उसने चेतावनियां जारी की थी, उनमें से एक प्लेस कहां, दैट इज सांची। सांची में भी हमको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से किस जगह पर अशोक बौद्ध भिक्षुओं की गुफाओं में उनसे मिलने के लिए गया था? सांची में, आदमगढ़ में, भीमबेटका में, सीहोर में, ऐसे करके पूछ लेगा। अभी तक हालांकि नहीं आया एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन, बट मे बी ट्रेडिशनल वे में नहीं है, थोड़ा सा अपडेटेड वे कहलाता है। कहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए वह उनकी गुफाओं में गया था? सांची, भीमबेटका, आदमगढ़, सीहोर। तो ध्यान रखना, सीहोर वाला जो अभिलेख है ना, उससे इस बात की जानकारी मिलती है कि वह खुद आया था। क्लियर है? नोटेड। अशोक ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी जब वह राजा बनता है। फर्स्ट वन पाटलिपुत्र, सेकंड वन है उज्जैन। ध्यान देना, इसके पहले विदिशा बन रही है राजधानी, अभी बाद में फिर से विदिशा बन जाएगी राजधानी, बट अशोक ने किसको? उज्जैन। उज्जैन में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, उनका नाम लिख लीजिए, आर्य धीतिक। आर्य धीतिक नाम लिख लीजिए। ये उज्जैन के थे। जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, उपगुप्त। आर्यधीतिक के गुरुजी भी वही थे। प्रारंभ में उन्होंने दान दक्षिणा दी, बाद में उन्होंने धर्म प्रचार के लिए कश्मीर की ओर गए। तो ये जो धर्म प्रचारक थे, ये मध्य प्रदेश से थे साहब। आप गौर करना, जो भी धर्म प्रचारक मध्य प्रदेश से, उन पर क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, मचिज्झम को कहाँ भेजा था? मचिज्झम की अस्थियां बताया मैंने आपको।
धर्म प्रचार के लिए इनमें से मसीजम को कहाँ भेजा था, 4 ऑप्शन दे दीजिए। तो थोड़ी सा समझो कि आपसे सैकड़ों बातों में से क्या ही पूछी जाएगी या ज्यादा संभावना क्या होगी, थोड़ा सा उस एंगल पर पढ़ने का प्रयास करिए मेरे। चलिए, तो अशोक के बारे में अपन ने देखा थोड़ी सा पॉइंट। आगे जाते हैं अशोक के पश्चात में। अशोक की अगली पीढ़ियां आने वाली हैं। अशोक के कई पुत्र थे, एग्जैक्टली इतिहास नहीं मिलता कि ठीक बाद में किसने कहां पर कैसा क्या शासन किया, है ना, तो विखंडन भी हो जाता मौर्य वंश का। तो 2 के बारे में, 2 से 3 के बारे में हमको जानकारी मिलती है, कहीं जालौक के बारे में मिलती है, कहीं कुणाल के बारे में जानकारी मिलती है, कहीं संप्रति के बारे में। संप्रति का मध्य प्रदेश से रिलेशन, जहां अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया, वहीं संप्रति ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। मौर्य वंश का शासक है संप्रति। अशोक के बाद में हमको देखना है, अशोक के बाद में ऐसी जानकारी मिलती है कि वह गद्दी पर बैठता है सिंहासन पर, बट सोर्सेस कम है कि एग्जैक्टली जानकारी मिलती, बेटा ही था, पोता था, क्या था, थोड़ी सा एग्जैक्टली नहीं मिल पाता। संप्रति जो चीजें एग्जैक्टली नहीं मिलती, एग्जामिनर उनको नहीं पूछता, उनमें अपना सिर और दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें कंफर्म होती है कभी भी उनको ही पूछता है। यह बात कंफर्म है कि उसने जैन धर्म के प्रचार प्रसार भी बहुत काम किया, वह जैन धर्म को मानता था। ठीक, तो एग्जामिनर यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक था जिसने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। 2 ने दिया हुआ, खासकर संप्रति एंड चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का नाम नहीं देते, संप्रति का ज्यादा देते हैं, तो चंद्रगुप्त से भी ज्यादा माना जाता था। तो थोड़ी सा ध्यान रखना। ठीक, आचार्य सुहस्ती थे। आचार्य सुहस्ती उज्जैन के थे, अगेन मध्य प्रदेश के। इन्होंने संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित किया था। जो काम अशोक ने किया कि धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा बौद्ध व्यक्तियों को, उन्होंने जैन व्यक्तियों को भेजा। अशोक ने इमारतों का निर्माण कराया, इन्होंने भी जैन धर्म के लिए इमारतों का निर्माण कराया। चलिए, इसके पश्चात हम देखते हैं मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या कर देता उसका सेनापति, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, तो इस वंश को कहा जाता है दैट इज शुंग वंश। मध्य प्रदेश से रिलेवेंट है, यही वजह कि सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछा था आपसे इन्होंने 2018 समथिंग के आसपास में कि शुंग जो थे उनका प्रारंभिक स्थान कहाँ था, या कहाँ से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, या वो किस शहर के थे। उज्जैन के, विदिशा के, पाटलिपुत्र के, कौशल के, ऐसे करके कुछ था ऑप्शन। आ चुका है ये प्रश्न। कहाँ के मूलतः निवासी थे शुंग। एमपीपीएससी ने इसको कई टाइप से आंसर लिया था, बहुत विवाद भी हुआ था इस चीज को लेकर। फर्स्ट टाइम में शायद विदिशा मान लिया था, ऐसा कुछ था, है ना। चलिए, कई इतिहास की पुस्तकों में इसमें विदिशा मिलता है और कई जगह पर हम देखते हैं तो उज्जैन मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। शुंग वंश में कई शासक आते हैं, काफी वर्षों तक उन्होंने शासन किया। कितने वर्ष किया? 120 वर्ष किया। पॉइंट। 2 से 3 शासकों के बारे में अपन पढ़ेंगे, पहला कोई ऐसा खास घटना वाला, और फिर आखिरी वाला पढ़ लेना चाहिए। तो ध्यान देते हैं, संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। किस पोस्ट पर था ये? सेनापति था। किसका सेनापति था? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। बृहदत्त जब सेना का मुआयना कर रहा था उसी समय उसकी हत्या कर देता है, तो उस प्रकार से मौर्य वंश वहीं से समाप्त माना जाता है और उसके पश्चात में आ रही। ठीक है, मौर्य वंश ने किस धर्म को प्रश्रय दिया? जैन को दिया, कहीं बौद्ध को दिया, कहीं आजीवक को दिया, इत्यादि इत्यादि। शुंग वंश जो थे वो वैष्णव मानते थे साहब जी। क्लियर? या वैदिक संस्कृति इत्यादि वगैरह। इनके कोई गुरुजी रहे होंगे, आचार्य,
जरूर पूछता है, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। उनका नाम पूछ लेगा। दैट इज पतंजलि। क्लियर। कोई अश्वमेघ वगैरह यज्ञ वगैरह होंगे युद्ध वगैरह के पश्चात में तो जानकारी मिलती है। इन्होंने कोई पुस्तक लिखी होगी, बुक, तो पूछ लेगा, बोले यस लिखी है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 8th सेंचुरी बीसी में, ठीक, या 7th सेंचुरी बीसी मोटे तौर पर, एग्जैक्टली डेट वेट नहीं मिलती। पढ़नी नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। इस बुक पर भाष्य लिखा था आपने, तो पढ़ने की अष्टाध्यायी पर एक बहुत बड़ा महाभाष्य करके लिखा था पतंजलि ने। उसको कहा जाता पतंजलि का महाभाष्य, जो कि किस पर है, स्पेशली ये पूछ लेता है, प्रिपेयर रहें। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। कहाँ, उज्जैन, ये पॉइंट ध्यान रखना। मध्य प्रदेश, विदिशा को राजधानी बनाएंगे, उज्जैन को राजधानी नहीं बनाएंगे। ये किसको राजधानी बनाएंगे अभी शुंग? विदिशा को। कहा गया एक राजधानी इनकी पाटलिपुत्र प्रारंभिक थी। ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने पाटलिपुत्र के बजाय पूरा केंद्र राजधानी का किसको बना लिया था? विदिशा को। कुछ इतिहासकार कहते नहीं, दो थी राजधानी, एक दो, और कुछ इतिहासकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही हो गई थी। पाटलिपुत्र का महत्व काफी कम हो गया था। तो ये फिर मध्य प्रदेश में आ गया सेक्शन, थोड़ी सा प्रिपेयर रहना चाहिए था आपको। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कई लोगों ने कहा कि नहीं सर, ये वैष्णव धर्म को मानते थे तो इसलिए बौद्ध धर्म का इन्होंने विनाश करने का प्रयास किया, ऐसी जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग की एक बहुत ही फेमस घोषणा कहलाती है सियालकोट की घोषणा। सियालकोट की घोषणा। सियालकोट कहाँ? आज वर्तमान में पाकिस्तान में आ जाता है एरिया। वहां पर एक घोषणा करते हैं और ऐसा मिलता है कि साहब तुम मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला के दोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा, ऐसी करके है। तो ऐसा बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है। तो वो कहते नहीं साहब बौद्धों का विनाशक था वो, लेकिन क्या दूसरे सोर्सेज में भी ऐसा बताया? तो ऐसा नहीं बताया गया है कि बौद्ध धर्म के प्रति क्या वाकई में इतना असहिष्णु था। तो हम इस चीज को एविडेंस के माध्यम से चेक करते तो पाते हैं कि जो सांची का स्तूप है, इसके चारों तरफ जो रेलिंग बनी हुई थी, पहले मौर्य काल में लकड़ी की थी, क्योंकि बहुत काम लकड़ी का होता था उस जमाने में, वाटर प्रूफ फायर प्रूफ तक लकड़ी होती थी। इतने साल के पश्चात तो लकड़ी खराब हो गई होगी, तो उस लकड़ी की रेलिंग को उसने चेंज करके पत्थर की करवा दिया था। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो ये किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। तो यदि वह बौद्ध धर्म के प्रति इतना अक्षुण्ण होता तो उनके विकास के लिए सब काम नहीं करता। तो उससे ये बात क्लियर नहीं होती कि नहीं वो वाकई में इतना ज्यादा कट्टर था। हो सकता है कट्टर रहा होगा, पर इतना ज्यादा जैसा कि बताया गया तो उसमें लगता नहीं, थोड़ी सा अतिशयोक्ति हो गया था। मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शुंग वंश के बारे में कई पुस्तकों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है कि हाँ इस क्षेत्र में उनका शासन था। उन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे पुराणों में, पुराणों में हर्षचरितम नाम से, कौमा, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में, कौमा, गार्गी संहिता में, कौमा, दिव्यवदान नामक पुस्तक में, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि में, तथा तारनाथ की गुरुवा तंग्यूर व तंग्यूर नामक पुस्तकों में।
ध्यान देना, लाइन से इन सभी बुक्स पर और राइटर पर क्वेश्चन आए हैं। गत वर्ष के एमपीपीएससी के आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो इन पर आए हैं। बताने का आशा ये है कि देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास में 1000 किताबें हैं, इसका राइटर ये है, इसमें ये है, लेकिन पूछता वो आपसे 20-25 ही है, कौन सी और क्यों, तो उसकी वजह क्यों ये है। इस तरह से थोड़ी सी चीजों को समझो, पढ़ो, तो अपन बना पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग की फैमिली में एक घटना आपको होता है कि कालिदास की मालविका प्लस अग्निमित्र, मालविकाग्नि मित्रम, इसको थोड़ी सा डिटेल में स्टडी कर लेना इसके बारे में, और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर इन्हीं की फैमिली में आने वाला है भागभद्र नाम का शासक। क्या? भागभद्र नाम का शासक। इनके दरबार में आने वाला है हीलियोडोरस। हीलियोडोरस जिसने विदिशा, जिसे उस जमाने में बेस नगर कहा जाता था, जबकि मध्यकाल में इसे ही भिलसा कहा जाता था, मैं गरुड़ ध्वज, गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। तक्षशिला के राजा एंटियालकीस ने इसको भेजा था। इससे पता चलता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में उन्होंने आस्था व्यक्त की थी। फिर पूछ लेता है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, तो इस पर क्वेश्चन आया है, आखिरी आपसे पूछ सकता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक, तो ध्यान रखना, दैट इज देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। उसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने की, और कण्व वंश की नींव रखी। इसका मतलब अब यहां पर किसका शासन आ गया? कण्वों का। तो एग्जामिनर फिर आपसे पूछेगा कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक दैट इज वासुदेव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, इसके पश्चात में यहां पर हमें सातवाहनों का शासन एकदम से देखने को मिलता है। निचला कुछ क्षेत्र सातवाहनों के अधीन आ जाता है, जबकि ऊपर का जो क्षेत्र रहता है, ऊपर का क्षेत्र है ना उज्जैन वाला क्षेत्र, उज्जैन का निचला वाला एरिया, दो राजधानियां बताई हैं, उज्जैनी, महिष्मती इत्यादि, है ना। उज्जैन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर हमको जानकारी मिलती है गंधर्व वंश की। किसकी? गंधर्व वंश। इसे गर्भभिल्ल वंश भी कहा जाता है। इन्हीं के काल में, यही नाम से राजा था गर्भभिल्ल, इनके काल में कालकाचार्य
वाली घटना होती है। काल का चार्य वाली, जो कि बता चुका हूं, फिर दोबारा डिटेल में नहीं बता रहा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस फैमिली में ही, यानी गंधर्व वंश में ही, विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय या विक्रमादित्य, सॉरी द्वितीय बोल रहा हूं, विक्रमादित्य, जिन्हें अपन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, मालवा तो उज्जैन से आते हैं और उन्होंने शकों की विजय के उपलक्ष्य में 57 बीसी में यहां पर विक्रम संवत प्रारंभ किया था। क्लियर? इसके बाद में कुछ और भी वंश आने वाले हैं। शकों का भी एक छोटा सा राज्य यहाँ से रिलेटेड होने वाला है, तो उस पर अपन बात करेंगे। तो ये था एक मोटे तौर पर मालवा का इतिहास। एक सेक्शन अभी इसका और भी बचा हुआ है, अपन उस पर और डिटेल में बात करने वाले हैं साहब। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सफिशिएंट है।